है, पर आज के दिन का जो उनकी कारगुजारी है उसके लिए उनका तालियों से स्वागत करें दोस्तों। उसके हिसाब से कि आप लोगों का जवाब ऐसा होना चाहिए कौम के बिहाफ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कहाँ होता है। जब तक वो बात नहीं करेंगे, जब तक वहां कान पे मतलब में बात क्या होगी, हम कितनी भी बड़ी होगी, हमारे जैसे कॉमन आदमी लिखेंगे और आप लिखेंगे उसमें फर्क होगा। आप लोगों का ड्राफ्टिंग बेहतर होगा, आप लोग लॉजिकल रीजन के साथ बताएंगे। और ये लड़ाई कैसे लड़ना है 1964 में आया और उसमें अमेंडमेंट होके 1995 में एक्ट बना और ये सेंट्रल एक्ट है। इसमें स्टेट का कुछ हिस्सा नहीं है और स्टेट को यानी अपना गुजरात स्टेट उसको कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। देखिए, जहाँ तक बात वक़्फ़ एक्ट की है तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उसका विरोध कर रहा है और वो कहीं भी मुसलमानों के हक में नहीं है, ना उनके औकाफ के हक में है, ना वक़्फ़ के हक में है। तो हर तरफ से ये मूवमेंट चल रही है कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। और जब ये बात मेरे सामने भी आई तो एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल मुझे भी लगा कि मैं अपना कुछ ताउन इस कौम के लिए या इस कायदे को रोकने के लिए करूं। तो तय हुआ कि एक प्रोग्राम अहमदाबाद में भी किया जाए वकला हजरात का। और आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर वकला हजरात यहाँ पर आए हैं, अपनी बात पेश की, अपनी रजूआत पेश की और इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े पैमाने पे जेपीसी के सामने मेल वगैरह से रजूआत भी हम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो रूबरू भी जाकर वहाँ अपनी बात करेंगे। देखिए, वक्त बहुत कम है, 13 तारीख तक का डेडलाइन है। अब 13 तारीख तक पूरे गुजरात में पहुँचना और पूरे गुजरात के वकीलों तक ये बात पहुँचाना बहुत मुश्किल है, पर आपके ज़रिए हम ये बात पहुँचा रहे हैं कि आप इसको पूरे गुजरात में पहुँचाइए। और अगर वक्त मिला, अगर एक्सटेंशन जेपीसी ने दिया तो इंशाल्लाह पूरे गुजरात से हम एडवोकेटों को अहमदाबाद में बुलाएंगे और बहुत बड़ा प्रोग्राम अहमदाबाद की सरजमीन पर हम करके दिखाएंगे और इसका विरोध हम करके दिखाएंगे। जो वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट है इसमें क्या क्या दुश्वारियाँ हैं और एक मेल हमने तैयार किया है, एक रफ ड्राफ्ट बनाकर हमने वकला हजरात को कॉपी दी है कि आप इसको अपने ढंग से चेंज करिए, अपनी बात रखिए और मेल करके इसका विरोध जेपीसी को पहुंचाइए। आप देख रहे हैं कि उसका रिएक्शन बहुत अच्छा है और इतने वकील हजरात इतने वक्त तक बैठ गए एक जगह पर, ये बताता है कि वकीलों को फिक्र है, चिंता है और वकील इस बिल के विरोध में सभी मतलब हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली भी जाकर अपनी बात कहेंगे। अहमदाबाद से और गुजरात से मैं आगेवानों को, वकील आगेवानों को बुलाऊंगा, एसोसिएशनों के प्रमुख को बुलाऊंगा और उनके साथ ले जाकर दिल्ली में रजूआत भी करेंगे। ये जो प्रोग्राम तय हुआ है ये सिर्फ 3 रोज़ के अंदर तय हुआ है और अगर वक्त मिलता तो मैं ऐसे जो लोग जिसे बहुत मेरे साथ में एक बार काउंसिल के मेंबर है, मैं उनको भी लाता जो नॉन मुस्लिम है, जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, दलित आगेवानों को भी बुलाने की मेरी कोशिश थी पर वक्त ने इजाज़त नहीं दी। और अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर एक्सटेंशन मिला तो ऐसे सारे लोगों को बुलाकर जो कम्युनल नहीं है, ऐसे पूरे लोगों को बुलाकर उनके साथ में बात रखी जाएगी। एक्सपेरिमेंट है, उसकी पहली सीढ़ी ये वक़्फ़ एक्ट अमेंडमेंट है। अगर ये कामयाबी हो गया बीजेपी सरकार से या एनडीए सरकार से तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना ही है और उसका ये पहली सीढ़ी पर ये इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है। अगर ये नाकाम हुए तो वो रह जाएगा, अगर कामयाब हुए तो सिविल कोड आने वाला है और वो कुछ वक्त में आ जाएगा। आज हम लोगों ने, हमारे दोस्त हैं बार काउंसिल के मेंबर जनाब गुलाब खान वगैरह ने अहमदाबाद के वकला हजरात को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के मुतालिक तकरीबन 250 से 300 वकला हजरात अहमदाबाद के आज यहाँ जमा हुए थे और इस मीटिंग में जो अमेंडमेंट बिल है उस पर जो प्रोविज़न्स है अमेंडमेंट की, उस पर हमारे यहाँ के एडवोकेट्स ने काफ़ी अच्छी बातें रखी और वकला हजरात के जानिब से ये अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने की बात कही गई और तमाम वकला हजरात पूरे अहमदाबाद शहर में घूम करके जहाँ जहाँ भी वो लोग जा सकते हैं इस अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने की बात कहेंगे। और 13 तारीख तक जो मियाद रखी गई है जेपीसी के पास बात रखने की,
जेपीसी को ये बात हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये वक्फ के कानून के खिलाफ है, ये इस्लामिक शरई कानून के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, वक्फ के खिलाफ है और ये पूरी तरह से खारिज होना चाहिए। ये बात आज वकला हजरात ने इस मीटिंग में की है। ये पूरे, चाहे किसी के पास भी जाते हो, वो अरब कंट्रीज़ में जाते हो या किसी और कंट्रीज़ में जाते हो, लेकिन उनका एजेंडा एंटी मुस्लिम है। एंटी मुस्लिम होने के साथ साथ वो किसी भी तरह से मुसलमानों के पर्सनल लॉज, मुसलमानों के कॉमन सिविल कोड के खिलाफ की बात करते हैं और वक्फ के कानून को गवर्नमेंट के अंडर में लेकर के वक्फ के कानून को ख़त्म करने की बात करते हैं। जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ के कानून पिछले गवर्नमेंट ने भी पास किए, ट्रिपल तलाक का कानून लाए, CAA का कानून लाए, अभी लाल किले पर जा कर के मोदी ने कहा कि हम CAA कॉमन सिविल कोड को लाएंगे। ये सारे जो कानून हैं मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों के इस खिलाफ का एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो वो किसी तरह से मुसलमानों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग कुछ अपने मुफाद के लिए पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन आम मुसलमान जो है, जो मास मुसलमान है, वो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह से कभी भी जुड़ने वाला नहीं है। खुर्शीद अहमद सैयद, देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे बार काउंसिल के सदस्य हैं, जो मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ। एडवोकेट होने के नाते इन्होंने मुझे बुलाया, आप लोगों के बीच में ला करके बिठाया। मैं इनको धन्यवाद भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि आज जो बहस हुई है वो एक सीधी सादी विरोध करने वाली बहस नहीं थी। आज इन्होंने, मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही, मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज इतने सारे वकीलों को एक साथ अपने साथियों को बुलाकर ये ज्ञान देने की कोशिश की कि वक्फ एक्ट क्या है, और उसकी बुनियाद किसी सरकार की नहीं है, कुरान में इसकी बुनियाद है और ये 1400 साल पुरानी है, ये आजकल पैदा होने वाली चीज नहीं। एक दूसरी बात, इनके आज के हमारे जो वक्ता थे वो इतने जबरदस्त अभ्यासु और नॉलेजेबल थे कि इन्होंने आज इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा बात की कि जिन लोग वक्फ एक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ऐसे लोगों का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश की। तीसरी बात, ये सबसे बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाने जा रहे हैं और इसके पीछे इनका मकसद जो है वो पॉलिटिकल है, प्योरली पॉलिटिकल, कोई दूसरा कोई मकसद नहीं। क्योंकि इन्होंने इससे पहले तलाक की, 3 तलाक की बात किया, कोई फायदा नहीं। कॉमन सिविल कोड की बात की, कोई फायदा नहीं। नागरिकत्व की बात की, कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने राम मंदिर बनाया, कोई फायदा नहीं। अब इनका नजरिया सिर्फ एक बात पर है कि कोई ऐसा काम करो जिसको लेके पूरे देश में नाइतफाकी पैदा हो जाए, देश का माहौल बिगड़ जाए। बॉम्बे स्टेट से गुजरात स्टेट 1960 में अलग हुआ, वो गुजरात स्टेट 1960 में बना। उसके पहले अंग्रेज के टाइम पे चैरिटी कमिश्नर को पावर दिए गए थे और चैरिटी कमिश्नर के अंदर जो प्रॉपर्टी लिख दी गई हो उसमें कॉलम नंबर 12 था। आप अगर उसका पूरा पत्रक देखेंगे तो उसके अंदर उसका कॉलम नंबर 12 था। उसमें उस सर्वे नंबर, मिलकत नो प्रकार वगैरह बताया जाता था और उसके अंदर जिसकी प्रॉपर्टी जो होती थी वो सब पूरी बताई जाती थी। शमशाद भाई ने बताया कि मुझसे हुआ कब्रिस्तान किसका है, कैसे आया, वो मालूम नहीं, ऐसा नहीं है।